मैं आपके साथ जो है एनक्लेक्स की बुक आज हमने स्टार्ट कर दी है कि हम एनक्लेक्स की बुक जो है जो आपका कोई भी आप किसी भी टाइप का एंट्रेंस दो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस है कोई भी नर्सिंग का, चाहे एमएससी है, चाहे आपका बीएससी है, चाहे पोस्ट बेसिक है, आप कुछ भी टाइप की नर्सिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आज से हमने इसको स्टार्ट कर लिया, डे बाय डे हम इसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और डालते जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स है वो केयर कर रही है क्लाइंट की जो रिसीव कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नर्स हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। अब हमने पहला है कि क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कीवर्ड्स पे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कीवर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन थेरेपी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो जब इस पूरे क्वेश्चन में ऑल है कि जब नर्स जो है वो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन थेरेपी देती है तो जो हिमोलाइटिक जो आपके पास रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ऐसे पेशेंट के कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं, और नर्स को उस टाइम हमें पता होना चाहिए उन साइन एंड सिम्टम का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए हिमोलाइटिक रिएक्शंस होता क्या है। हिमोलाइटिक रिएक्शंस होता है कि मान लो मैं ब्लड दे रही हूँ कुछ और, पेशेंट का ब्लड ग्रुप है कुछ और जो हमारे पास RH इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, ब्लड का अच्छे से आपस में नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे पास हिमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। और ऐसे क्लाइंट में क्या होता है, जब हम ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो इमीडिएटली जो होता है उसी टाइम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है और कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि हेडेक, हेडेक उसी टाइम होने लग जाएगी। टैकिकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, डिस्टेंडेड नेक बेस हो जाएगी और सेंस ऑफ इम्पेटिगो ड्रूम हो जाएगी। तो आपको आपके माइंड में हमेशा बात रहनी चाहिए कि हिमोलाइटिक जो रिएक्शंस होता है इसमें जो सिम्टम होती है, अगर नर्स को एसेस हो रहा है कि हिमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है तो उसको इमीडिएट जो है वो स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली क्या करना है, बंद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन ऊपर नीचे करना बच्चे थोड़ा। इसमें इसने बोला एक क्लाइंट है जिसको एक आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टूला हुआ है राइट अपर एक्सट्रीमिटी में हिमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के दौरान। तो ऐसे कौन से मेजर होते हैं जो क्लाइंट की सेफ्टी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन में आपने, मैंने पहले भी बोला है, पहले कीवर्ड्स देखो। एवी फिस्टूला है, हिमोडायलिसिस हो रही है और नर्स ने सेफ्टी को क्लाइंट की कैसे मेंटेन करा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवी फिस्टूला होता है क्या। एवी फिस्टूला कुछ नहीं, एक जब हमारे आर्टरी और वेंट्रिकल जो होते हैं, आर्टरी और वेन्स के बीच में हम एक कनेक्शन दे देते हैं ताकि जो फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम कैनुलाइजेशन करते हैं, कैनुला के थ्रू ब्लड चल जाता है या मेडिकेशन चली जाती है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर पेशेंट आ रहा है हिमोडायलिसिस का, हिमोडायलिसिस का मतलब है उसकी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होनी है, किडनी फेलियर वाला पेशेंट है तो वो सफिशिएंट नहीं होती है। तो इस केस में हम आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब हम आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम एवी फिस्टूला। अब हमने पेशेंट का लगा दिया यहाँ पे एवी फिस्टूला, ठीक है। तो हमने पेशेंट की सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है, सेफ्टी कैसे मेंटेन रखेंगे। तो पहले हम इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि हमने पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेना है राइट आर्म से। देखो हमने, अब ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि राइट में ही आपने फिस्टूला लगाया हुआ है, राइट से भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हो। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी वेन जो होगी वो पंचर हो जाएगी या फिस्टूला भी इंफेक्शन में चला जाएगा, रिस्क ऑफ क्लॉटिंग भी हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारी गलत है। सेकेंड ऑप्शन आ रही है हमारे पास, यूज द फिस्टूला फॉर ऑल वेनी पंचर एंड वेनी विनस इन्फ्यूजन। नो, हम वहां पे हमने क्या वेन पंचर करनी है जब पहले को ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन गलत है। क्लैंप का मतलब ही नहीं है, हमने क्लैंपिंग क्यों करनी। एवी फिस्टूला जो है अंदर है, अंदर क्लैंपिंग नहीं होती है। एवी स्टंट वगैरह आपके बाहर कोई चीज है तो उसके लिए हम क्लैंपिंग करते हैं, तो ऑप्शन भी गलत है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ नंबर, assess the fistula for the presence of bruit and thrill every 4 hours। अभी ब्रूट और थ्रिल का क्या मीनिंग है, ब्रूट और थ्रिल का मतलब होता है, देखो
टी से याद रखना है थ्रिल। थ्रिल मीन्स हम उस एरिया का जहाँ पे फिस्टुला होता है उसका टेम्परेचर और वाइब्रेशन को चेक करते हैं फिंगर की हेल्प से। फिंगर की हेल्प से हमने चेक करना होता है। और ब्रूट का मतलब होता है कि हमने इसमें साउंड होती है बुशिंग साउंड। बुशिंग साउंड हमने स्टेथोस्कोप से की हेल्प से, मान लो यहाँ फिस्टुला लगा हुआ है तो मैंने एक तो फिंगर की हेल्प से मैंने थ्रिल चेक करना है ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं, और दूसरा मैंने स्टेथोस्कोप की हेल्प से चेक करना है कि यहाँ साउंड आ रही है कि नहीं। तो बुशिंग साउंड आ रही है, दैट मीन्स आपका जो डायलिसिस का प्रोसीजर है वो सही चल रहा है। तो नर्स की ड्यूटी होती है डायलिसिस में कि जहां पे भी हमने फिस्टुला किया होता है उस एरिया के ब्रूट और थ्रिल को हर एक 4 घंटे के बाद चेक करना। ठीक है, ऑप्शन क्लियर हो गई सभी को? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्लाइंट है उसमें क्या हुआ हो गया है उसकी, मतलब उसको बोन्ड का इन्फेक्शन, बोन्ड इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमाइटिस। आइटिस मींस इन्फेक्शन और बोन्स का उसको क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो उस केस में इसने बोला बोन है, इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन में हम दे रहे हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, समझो इस बात को, बोन में इन्फेक्शन है उसमें दे रहे हैं हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। यानी ऑक्सीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको मैम ऑक्सीजन को, जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का प्रेशर होता है उससे एक्सेस में हम ऑक्सीजन की थेरेपी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो बूंद की हीलिंग हो सके। अगर बूंद हुआ है वहां पे, अगर हम ऑक्सीजन एक्सेस में दे रहे हैं तो ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगी, यानी टिश्यू का परफ्यूजन क्या होगा, प्रॉपर होगा। अगर टिश्यू का परफ्यूजन हमारे पास प्रॉपर हो रहा है दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग है, टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है मीन्स बूंद की हीलिंग भी जो है वो प्रॉपर हो रही है। अगर टिश्यू परफ्यूजन भी पक्का हो रहा है, बूंद की हीलिंग भी प्रॉपर हो रही है, दैट मीन्स हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हमारी सक्सेसफुल है बूंद की हीलिंग के लिए। अब मैंने यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, भी आप देखते हैं इन्होंने क्या लिखा, मेंटेन द आई इंट्रावेनस एक्सेस। अब खुद ही सोचो, कोई रोल ही नहीं, आईवीएसएस आपने क्यों मेंटेन करना है, तो बिल्कुल नॉनसेंस सी बात है। एंश्योर द ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड। अब ऑप्शन अपने आप में बोल रही है कि हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का ही मतलब जब ये है कि हम ऑक्सीजन की डिलीवरी कर रहे हैं, वो प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है, टिश्यू को प्रॉपर परफ्यूजन मिल रहा है कि नहीं। तो इसकी तो और ऑप्शन को देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसका हम देते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से डिलीवर टिश्यूज में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन आएगी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसकी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास इसकी करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम डिस्कस करेंगे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला एक क्लाइंट है जिसको हम दे रहे हैं हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, हाइड्रोथेरेपी हम ज्यादातर एक ऐसे एरिया में देते हैं जहाँ पे हमें वर्न हुआ होता है। ठीक है, अब देखो वर्न की ड्रेसिंग में हम हाइड्रोथेरेपी दे रहे हैं टू एंश्योर द प्रोसीजर इज टॉलरेटेबल टू क्लाइंट। मतलब हम हाइड्रोथेरेपी देने से पहले हम ऐसे इंश्योर कैसे करें कि जो मैं प्रोसीजर क्लाइंट को दे रही हूँ वो उसको टॉलरेट है कि नहीं। तो इसमें अगर आप एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपको पता हो, कभी भी हम हाइड्रोथेरेपी जो होती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। कभी भी हम हाइड्रोथेरेपी शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से 20 मिनट पहले हमें पेन किलर जो होती है, पेन मेडिकेशन जो होती है पेशेंट को देनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोथेरेपी शुरू कर दी और आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट को मुझे पेन मेडिकेशन भी देनी है। ठीक है, एक तरह से एक एनेस्थीसिया की तरह होता है, जो सर्जरी करने से पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं, वैसे ही जब हम पेशेंट को क्या स्टार्ट कर दिया, हमने वर्न की जो ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी है हाइड्रोथेरेपी के केस में, तो हमें एक इंश्योर करना है कि हमें 20 मिनट पहले जो है इस थेरेपी को स्टार्ट करने से 20 मिनट पहले हमने क्या देना है, एनाल्जेसिक को पेशेंट को देना है। इसमें आप सिंपल आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि ये टॉलरेट नहीं होती है, क्लाइंट उसको टॉलरेट ही नहीं कर सकता है जब तक आपने पेन रिलीफ मेडिकेशन नहीं दिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम पेशेंट के पास गए उसको पेन किलर नहीं देके सीधा हाइड्रोथेरेपी शुरू कर दी, तो पेशेंट सब पेन से ही मर जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला ड्रेसिंग सप्लाई और जनरली अवेलेबल इन हाइड्रोथेरेपी एरिया, डू नॉट नीड टू सेंड विद द क्लाइंट। सिंपल सी बात है कि बर्न की इंजरी जो होती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, क्लाइंट को हमें मेडिकेशन देनी पड़े जब भी हम पेन की ड्रेसिंग या तो चेंज कर रहे हैं, ताकि वो पेन क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। और जब भी हम इस काम को करते हैं तो हमें स्टिप एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अब एक क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि नर्स जो है वो केयर कर रही है एक क्लाइंट की जिसका हार्ट फेलियर है। और एक क्वेश्चन जो है, एक 5 के 5 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आते हैं, कहीं बाहर से पेपर नहीं आना आपको, बस इसमें आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो चेक किया जाता है। और एक नर्स है जो केयर करती है क्लाइंट की जिसको हार्ट फेलियर हुआ है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि इसका जो मैग्नीशियम का लेवल इसने बोला 1.4 mg पर डियर। पहले तो आपको क्वेश्चन में जाने से पहले पता है हार्ट फेलियर है, मैग्नीशियम का इतना लेवल है। तो क्वेश्चन को पहले समझो कि हार्ट फेलियर भी बोल रहा है, मैग्नीशियम का लेवल भी बोल रहा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम है क्या। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी मैग्नीशियम की होती है 1.8 टू 3.0 mg पर डियर। और मुझे तो नहीं याद रहती है वैल्यूज, तो मैंने तो याद रखी है कि 18 साल मिनिमम तक लड़की की शादी की एज है, 30 तक उसे कर ही लेनी चाहिए। तो इसमें मैं 1.8 लगा देती हूँ, 3.0। अगर किसी को मैंने तरीका बताया, अगर आपको याद हो जाती है तो आप उस वे से कर सकते हो। तो इसने बोला कि नॉर्मल इतनी है, तो यानी यहाँ पे केस आ रहा है हमारे पास किसका, हाइपोमैग्नीशियम का, यानी मैग्नीशियम का लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता है। अगर कभी भी हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल कम होता है तो मैग्नीशियम सबसे पहले हमारी हार्ट की रिदम को इफेक्ट कर रहा है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी कर देता है, और साथ में इसके कारण सीजर भी होते हैं। तो अब आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीशियम का लेवल कम है, यानी हाइपोमैग्नीशियम है। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर मैग्नीशियम का लेवल कम है तो इस केस में क्या हो रहा है, हम जो क्लाइंट के जो है इरेगुलर हार्ट बीट को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। समझ आ गई बात। तो ये आज हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी इसको रिवाइज करो, अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम अगली उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।